नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 5 द्रव्य की अवस्थाएं इसके बारे में जानेंगे। इससे पहली वाली क्लास में हमने वान डेर वाल बलों के बारे में, ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में और हमने गैस के कुछ नियम जैसे बॉयल और चार्ल्स के नियम के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम जानेंगे गैलुसैक का नियम, एवोगैड्रो का नियम, इसके अलावा वान डेर वाल गैस समीकरण और आदर्श गैस समीकरण, इसके बारे में हम गहराई से जानेंगे। गैलुसैक का नियम, दाब ताप संबंध। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। यहाँ समझने की कोशिश करें और पिछली क्लास का ध्यान करें। हमने पिछली क्लास में जब बॉयल का नियम पढ़ा था तब हमने कहा था कि वह दाब और आयतन के मध्य संबंध दिखाता है। फिर हमने चार्ल्स का नियम पढ़ा था, तब हमने कहा था वह आयतन और ताप के मध्य संबंध दिखाता है। यह तीसरा नियम है जो दाब और ताप यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच संबंध दिखा रहा है। तो जब दो वेरिएबल के हम बारे में बात कर रहे हैं तो तीसरा वेरिएबल कांस्टेंट कौन सा हो गया? वॉल्यूम। तो स्थिर आयतन पर या कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी भी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे उस गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। या वही जैसे मैंने पहले कहा था, आप एक पिस्टन और एक सिलेंडर, जिसमें सिलेंडर में कोई गैस भरी हुई है और पिस्टन उस पर लगा हुआ है, वो आप दिमाग में बिठा लीजिए। और हम क्या करें, उस गैस का टेम्परेचर राइज करते हैं। वॉल्यूम हमें कांस्टेंट रखना है और क्या करें, हम उसका टेम्परेचर राइज करें तो क्या पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। पिस्टन ऊपर की ओर क्यों जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर राइज करते ही, ताप को बढ़ाते ही गैस के अणुओं की अन्योन्य क्रिया बढ़ जाएगी, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और वो पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें आयतन स्थिर रखना है, तो स्थिर आयतन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस पिस्टन पर दाब बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमें दाब भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें आयतन स्थिर रखना है। इसका मतलब स्थिर आयतन पर किसी भी गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, अथवा P/T = कांस्टेंट। यह गैलुसैक का नियम कहलाता है। ग्राफ देख रहे हैं आप यहाँ पर कि दाब में और ताप में जो हम संबंध देख रहे हैं उसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा मिल रही है। अलग अलग वॉल्यूम पर हमने खींचे V1, V2, V3 और V4। यहाँ V4 सबसे अधिक आयतन है और V1 सबसे कम आयतन है। इस पर जब हमने ग्राफ प्लॉट किए तो हमें एक जैसी सीधी लाइन हमें मिलती है, अर्थात दाब और ताप एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यहाँ दाब को लिया गया है बार में और ताप को केल्विन में लिया गया है। एवोगैड्रो का नियम, ताप तथा दाब की समान परिस्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में संख्या समान होती है। अब इसको समझें, कहना क्या चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं, मान लीजिए हम दो कंटेनर ले लें, तो दो हम सिलेंडर ले लें। उन दोनों सिलेंडर में हम क्या चीज़ समान रखें? हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। जो पहले वाले का टेम्परेचर है वही दूसरे गैस का टेम्परेचर हो। दोनों कंटेनर में जो गैस भरी है दोनों का ताप समान होना चाहिए, दोनों का दाब समान होना चाहिए, प्रेशर भी समान होना चाहिए। और फिर यदि उनका आयतन समान है, उनका यदि हम आयतन भी समान रखें तो ऐसे समान ताप और दाब की परिस्थितियों में जब आयतन समान होगा तो उनमें गैसों के मोलों की संख्या भी समान होगी। चाहे वे गैस अलग अलग हैं लेकिन गैसों के मोलों की संख्या समान होगी। कब? जब ताप और दाब की समान परिस्थितियां हैं तो समान आयतन में मोलों की संख्या भी समान होती है। और आयतन इसका मतलब किसके प्रोपोर्शनल हो गया? मोलों की संख्या के, यानी कि n के, गैस के मोलों की संख्या के, या V = Kn। K या कांस्टेंट है। और यह भी हम जानते हैं कि एक मोल गैस में अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 निर्धारित की गई है और यह एक एवोगैड्रो स्थिरांक कहलाता है। तो आपसे कोई पूछे एवोगैड्रो स्थिरांक क्या है तो आप कहोगे 6.022 × 10⁻23। ये क्यों? क्योंकि एक मोल गैस के अणुओं में चाहे कोई सी भी गैस हो, संख्या यही होती है। आदर्श गैस समीकरण, अब इसको समझे। देखो हमने क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले सीखा बॉयल का नियम, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, जिसमें हमने कहा था कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि आयतन और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फिर हमने उसके बाद पिछली क्लास में ये सीखा था चार्ल्स का नियम
कि V इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि स्थिर दाब पर आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। और हमने क्या सीखा इसके साथ साथ अवोगाड्रो नियम, इससे पहले इसी क्लास में हमने सीखा कि आयतन गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। तो हम इन तीनों को कलेक्टिवली एक साथ कैसे लिखेंगे? V इज प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P, क्योंकि N के प्रोपोर्शनल है, T के प्रोपोर्शनल है और P यानी कि दाब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह देंगे V इज प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, कांस्टेंट लगाना होगा, तो इक्वल टू का जब करते हैं तो V इज इक्वल टू RNT अपॉन P। यहाँ R क्या आ गया? R एक कांस्टेंट है और ये क्या कहलाता है? या तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, समानुपातिक स्थिरांक, अथवा इसको गैस कांस्टेंट कहते हैं और गैस स्थिरांक कहते हैं। इसको सार्वत्रिक गैस स्थिरांक भी कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी गैसों के लिए, किसी भी प्रकार की गैस हो, R का मान समान बना रहता है। प्रत्येक गैस के लिए R का मान समान होता है, यह गैस की प्रकृति के साथ परिवर्तित नहीं होता है। इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या सार्वत्रिक गैस नियतांक भी कहते हैं। तो अब देखो, अब क्या करो, जो हमारे पास आया क्या था? V इक्वल टू NRT अपॉन P, P को उधर ले जाइए तो PV बराबर क्या आ गया? NRT। और ये जो PV बराबर NRT है, इसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि आदर्श गैस समीकरण क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो आप लिखोगे PV इक्वल टू NRT। P यहाँ प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N मोलों की संख्या, R गैस कांस्टेंट और T यहाँ पर क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या इसको परमताप कहते हैं। R की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं PV बराबर क्या होता है? NRT। तो अब जब R बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? PV अपॉन NT। ये R बराबर क्या हो गया? PV अपॉन NT। अब ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? 10 टू द पावर 5 पास्कल। प्रेशर को हमने क्या करा? 10 टू द पावर 5 पास्कल। V वॉल्यूम, वॉल्यूम है 22.71 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम की जगह रख दिया। N गैस के मोल 1 मोल और T यहाँ पर क्या? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कितना? 273.15 केल्विन। या हम इसको जो 10 टू द पावर 5 पास्कल है, इसको हम न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। तो 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर इंटू 22.71 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब अपॉन 1 मोल और 273.15 केल्विन। तो इस सब की जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 8.314 जूल केल्विन -1 मोल -1। क्या निकल के आया? 8.314 जूल केल्विन -1 मोल -1, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर बराबर है 1 जूल के। तो R का वैल्यू आपसे कोई पूछे कि R की वैल्यू क्या है, R का मान क्या है, तो आप कहेंगे R का मान है 8.314 जूल केल्विन -1 मोल -1। STP पर, ST मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब यदि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 1 वायुमंडलीय दाब है, इस पर R का मान 8.20578 इंटू 10 टू द पावर -2 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन -1 मोल -1 होता है। फिर देख लें, यदि हम इसको क्या लें? 0 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब लें तो इसको STP कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पर R की वैल्यू 8.20578 इन 10 टू पावर -2 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन -1 मोल -1 होती है। आदर्श गैस समीकरण का संबंध इन 4 चरों से है। 4 चर कौन कौन से? हमने पहला क्या देखा? प्रेशर, टेम्परेचर, मोल्स और उसके बाद में हमने देखा इसका वॉल्यूम। तो इन सब से इनका संबंध है। तो इन 4 चरों से संबंध है, क्योंकि ये अवस्था के चर कहलाते हैं, इसलिए आदर्श गैस समीकरण को हम अवस्था समीकरण भी कहते हैं। यदि निश्चित मात्रा वाली गैस का ताप T1, आयतन V1, दाब P1 से क्रमशः T2, V2 और P2 परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? हम क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कि पहले ताप कितना है? T1, आयतन कितना है? V1 और दाब है P1। इससे हम परिवर्तित करके अवस्था हो जाती है। उस अवस्था में टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है, आयतन V1 से V2 हो जाता है और प्रेशर P1 से P2 हो जाता है। हमारे पास क्या आया था? PV अपॉन T इक्वल टू NR, क्योंकि PV बराबर NRT था। तो PV अपॉन T बराबर NR, तो पहले वाले में रखेंगे P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू NR और दूसरे वाले में रखेंगे P2 V2 T2 इक्वल टू NR। समझ आ गए? ये पहली स्थिति है जब प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है।
तो हमने लिखा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू NR। दूसरे वाले की स्थिति जब अवस्था परिवर्तित हो चुकी है, दाब P2 और वॉल्यूम V2 और प्रेशर T2 हो चुका है, तो P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू NR। अब चूंकि ये दोनों NR के बराबर है तो ये दोनों आपस में भी समान होंगे, तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो ये क्या कहलाती है? संयुक्त गैस नियम कहते हैं इसे। तो आपसे कोई पूछे एग्जाम में संयुक्त गैस नियम क्या है, आदर्श गैस समीकरण क्या है? PV बराबर NRT, PV बराबर NRT। और यदि कहे संयुक्त गैस नियम क्या है, तो हम कहेंगे P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। गैसीय पदार्थ का घनत्व तथा मोलर द्रव्यमान, अब इसको समझें। देखो, हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण क्या है? PV बराबर NRT। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर NRT अथवा N अपॉन V इक्वल टू P अपॉन RT। इस N को के नीचे तो V ले आए, ये V किसके नीचे आ गया? N के नीचे आ गया, तो ये RT किसके नीचे चला जाएगा? P के नीचे। तो हमारे पास आ गया N अपॉन V इक्वल टू P अपॉन RT। और हम जानते हैं N इक्वल टू क्या होता है? M अपॉन M। M यहाँ पर क्या है? मास, और M कैपिटल M यहाँ पर क्या है? मॉलिक्यूलर मास। ये तो लिए गए पदार्थ का द्रव्यमान और ये उसका आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान और ये आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ N की जगह हम क्या रख देंगे? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M या मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो N की जगह आ गया M अपॉन कैपिटल M V इक्वल टू P अपॉन RT। ठीक है। अब हम जानते हैं घनत्व या D इक्वल टू क्या होता है? M अपॉन V। D इक्वल टू क्या है? M अपॉन V। तो ये M और ये V, इसकी जगह क्या रख देंगे हम? D। तो हमारे पास आ गया D अपॉन M इक्वल टू P अपॉन RT। ठीक है ना। इसकी हमने क्या किया? D रख दिया, तो D अपॉन M इक्वल टू P अपॉन RT, या M इक्वल टू ये D इधर चला जाएगा तो D RT अपॉन P। तो ये M यहाँ पर गैस का मोलर द्रव्यमान कहलाता है और D यहाँ पर घनत्व कहलाता है। तो आपके बात समझ में आ रही है कि हमने ऊपर हेडिंग क्या कहा था? गैसीय पदार्थ का घनत्व तथा मोलर द्रव्यमान में इनमें आपस में क्या संबंध है कि जितना मोलर द्रव्यमान अधिक होगा उतना गैस का घनत्व अधिक होगा, या घनत्व अधिक होगा उतना उसका मोलर द्रव्यमान अधिक होगा। M इक्वल टू DRT अपॉन P। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, अन्योन्य क्रिया से विहीन गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। प्रत्येक गैस द्वारा उत्पन्न किए गए दाब को आंशिक दाब कहते हैं। अब यहाँ समझो ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि यदि किसी सिलेंडर में हमने अलग अलग गैस भर दी हैं, लेकिन शर्त क्या है? ये वो ऐसी गैसें हैं जो आपस में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती, कोई इंटरेक्शन नहीं करती, मतलब वो अन्योन्य क्रिया से विहीन गैसें हैं। उनको हमने किसी गैस में किसी कंटेनर में भर दिया। अब उस कंटेनर का जो कुल प्रेशर होगा, उन सभी गैसों के मिश्रण का जो कुल दाब होगा, वो प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। इसका मतलब क्या? मान लीजिए कोई गैस 1 नंबर हम गैस मान लें, उसका पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब P1 है, दूसरे वाली गैस का आंशिक दाब P2 है, तीसरे वाले गैस का आंशिक दाब P3 है, इस तरह से अन्य और बहुत सारी गैस है, उनके लिए P4 P5 P6 है। तो इन सब का जब हम टोटल कर देंगे वो किसके बराबर होगा? गैस के कुल दाब के बराबर होगा। तो P कुल या P टोटल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस प्लस प्लस, कब? जब स्थिर ताप हो और आयतन भी स्थिर हो। तो P टोटल गैस के मिश्रण का कुल दाब है, यह P1 P2 P3 गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो P1 P2 P3 क्या हो गए? कि विभिन्न गैसों के आंशिक दाब, और P क्या हो गया? कुल दाब, मोल अंश के रूप में आंशिक दाब। अब इसको समझे। देखो, P बराबर क्या था? NRT अपॉन V, ये हम पढ़ लिया था हमने। और हमने पहली वाली स्लाइड को आप ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा है? पहली वाली स्लाइड में लिखा है स्थिर T और V पर, मतलब जिसमें ताप स्थिर हो और आयतन स्थिर हो। तो यहाँ क्या? ताप और आयतन को स्थिर कर लिया, ताप और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। R गैस कांस्टेंट है तो वो भी स्थिर रहेगा, तो केवल नंबर ऑफ मोल N1 N2 N3 बदलेंगे, उसके हिसाब से उसका क्या बदल जाएगा? पार्शियल प्रेशर बदल जाएगा। तो पहली कोई गैस जिसके मोलों की संख्या N1 है, उसका आंशिक दाब P1 है, तो उसके लिए आ जाएगा P1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V। बात समझ में आ रही ना? हमने कहा गैस नंबर हमने दे दिया उसको 1, ये वो गैस जिनको हमने कंटेनर में डाला है, जिनको हमने मिश्रित किया है, जो आपस में अन्योन्य क्रिया नहीं करती हैं। तो उनके 1 नंबर वाली गैस के नंबर ऑफ मोल से N1, उसका पार्शियल प्रेशर है P1,
तो P1 इजकल टू N1 RT अपॉन V, क्योंकि T और V कांस्टेंट रख रहे हैं। इसी प्रकार से मानो 2 नंबर वाली गैस है, इसको हम कह रहे हैं गैस नंबर 2 हमने दिया, उसके मोलों की संख्या N2, उसका पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब P2 है, तो P2 इजकल टू N2 RT अपॉन V। एक और गैस जो इसमें मिलाई गई है उसके मोलों की संख्या N3 और उसका आंशिक दाब P3 है, तो P3 इजकल टू N3 RT अपॉन V। अब हमने क्या कहा था पहली वाली स्लाइड में, P टोटल या P कुल बराबर हमने क्या कहा था वहाँ पर, स्मॉल P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि सबके आंशिक दाब जोड़ दिए थे। और यहाँ आंशिक दाब क्या है, N1 RT अपॉन V प्लस N2 RT अपॉन V प्लस N3 RT अपॉन V। RT अपॉन V को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ गया, N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपॉन V। तो P टोटल बराबर क्या आ गया, N1 प्लस N2 प्लस N3 RT अपॉन V। देखो जैसा कि हमने देखा कि P1 इजकल टू क्या था, पहली वाली स्लाइड में हम देखा था N1 RT अपॉन V था। तो क्या करें, हम किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर लें और उसको टोटल प्रेशर से हम डिवाइड करें, तो P1 अपॉन P टोटल, वहाँ क्या था N1, तो P1 के सामने N1 रख दिया यहाँ पर, और P टोटल बराबर N1 प्लस N2 प्लस N3, और RT और अपॉन V ये इसका, और ये RT अपॉन V ये फिर ऊपर चला जाएगा, तो RT अपॉन V RT अपॉन V इस प्रकार से आ गए। अब ये RT अपॉन V RT अपॉन V RT भी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास में आया P1 अपॉन P टोटल इजकल टू N1 अपॉन N इजकल टू Chi1। आप समझ रहे हैं, यहाँ क्या है कि N1 प्लस N2 प्लस N3 और जो भी अगर इससे ज़्यादा गैसें होती उन सब के मोलों को कुल मिलाकर स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो सभी कुल गैसों के कुल मोलों की संख्या यदि हम क्या कहें स्मॉल n है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, P1 अपॉन P टोटल N1 अपॉन N, और ये बराबर N1 अपॉन N किसके है, Chi1 के है, या P1 इजकल टू Chi1 P टोटल। ये जो है ना P1, इसको P टोटल को इधर ले जाइए, तो ये आ गया P1 इजकल टू Chi1 P टोटल, अथवा P1 इजकल टू, अब I से रिप्रेजेंट करते हैं फाइनली, तो PI इजकल टू XI P टोटल। तो यहाँ मोल भिन्न XI, यहाँ पर उसकी मोल भिन्न है। मोल भिन्न कैसे आई, मोल भिन्न ऐसी तो निकालते हैं कि किसी भी एक विशेष अवयव के मोलों की संख्या अपॉन कुल अवयवों को मोलों की संख्या। तो ये विशेष अवयव कौन सा हो गया, N1, और कुल अवयव कौन से हो गए, N1 N2 और N3। जिनके मोलों की संख्या को हमने मोल भिन्न के रूप में दिया, तो हमने जैसे पहले कहा था मोल भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो आ गया PI इज इक्वल टू XI P टोटल। ये हम सब कुल मिला के लिख रहे हैं। यदि हम एक के लिए लिखें तो यहाँ जाएगा P1 X1 P टोटल। यदि ये दूसरी वाली गैस के लिखते तो P2 X2 P टोटल, P3 X3 P टोटल, या Chi2 P टोटल। तो कुल मिला के हम इसको जब कलेक्टिवली लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो PI Chi1 या Chi P टोटल। ठीक है, तो मोल भिन्न के रूप में इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है। PI तथा Chi या XI गैस के क्रमशः आंशिक दाब तथा आंशिक मोल हैं। गैसों का अणुगति सिद्धांत, इसको आप समझे गहराई से कि ये जो गैसों का अणुगति सिद्धांत है ये क्या कहता है, इसके अभिग्रहित या इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं। प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है, इन सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं। पहली पोस्टुलेट क्या, कि प्रत्येक गैस बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, और ये छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। एक गैस के अणु आपस में समरूप होते हैं, परंतु अन्य गैस के अणुओं से भिन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन गैस है, उसके जितने भी अणु होंगे कहीं भी हों, यहाँ हो यहाँ एक सिलेंडर में हो, दूसरे सिलेंडर में हो, यहाँ पर हो, कहीं दूसरे शहर में हो, किसी दूसरे देश में हो, अणु आपस में समरूप होंगे, परंतु अन्य गैस के अणुओं से भिन्न होंगे। नाइट्रोजन गैस का अणु ऑक्सीजन अणु के गैस से भिन्न होगा, ऑक्सीजन गैस का अणु हीलियम से भिन्न होगा। तो एक गैस के अणु आपस में समरूप होते हैं, परंतु अन्य गैस के अणुओं से भिन्न होते हैं। गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इसको बहुत गहराई से समझें, क्योंकि इसको आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे गहराई से, कि गैस के अणु का वास्तविक आयतन गैस के या पात्र के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। कहते हैं पात्र का आयतन बहुत अधिक होता है, गैस के अणुओं का आयतन इतना कम होता है कि उसको नगण्य मान लिया जाता है। गैस के अणु को ठोस, गोलाकार तथा पूर्णतः प्रत्यास्थ कण माना गया है, अर्थात इनके मध्य कोई आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल नहीं होता। ये क्या कह रहे हैं, इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे इस वाली बात पर भी। कि गैस के अणुओं को उन्होंने ठोस माना है, गोलाकार माना है और टोटली इलास्टिक बॉडी माना है। क्यों माना है क्या
कि ये अगर जब टोटल इलास्टिक बॉडी होगी और ये मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो इनकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, टोटल इलास्टिक बॉडी का मतलब यही है, पूर्णतः प्रत्यास्थ लिए माना गया कि इनकी ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। अर्थात इन जो गैस के अणु हैं इनके मध्य कोई ना तो आकर्षण बल होता है और ना ही किसी तरह का प्रतिकर्षण बल होता है। कणों की पारस्परिक टक्कर में गतिज ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। इसका मतलब क्या कि अणु जब आपस में टकरा रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम पहले कह चुके, क्योंकि इनको टोटली इलास्टिक बॉडी माना है, उनको पूर्णतः प्रत्यास्थ कण माना है और प्रत्यास्थ कण होने के कारण से जब ये आपस में टकराएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता है। गैस के अणु निरंतर सीधी रेखा में विचरण करते रहते हैं। कब तक? जब तक कि ये आपस में अथवा पात्र की दीवार से ना टकराएं। जैसे ही ये गैस के अणु आपस में टकराते हैं अथवा पात्र की दीवार से टकराते हैं, इनकी दिशा बदल जाती है। तो गैस का अणु सीधा चलेगा, कब तक चलेगा? जब तक ये किसी दूसरे अणु से नहीं टकराएगा या पात्र की दीवार से नहीं टकराएगा, और टकराते ही ये दिशा बदल देता है। इनकी गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी क्योंकि टोटल इलास्टिक बॉडी है, लेकिन इनकी दिशा जरूर बदल जाती है। गैस का दाब उसके अणुओं का पात्र की दीवार पर किए गए प्रहारों का परिणाम होती है। जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि किसी सिलेंडर में गैस भरी हुई है, अब उस गैस का प्रेशर कैसे निकलेगा कि वो गैस के जो अणु उसमें उपस्थित हैं वो कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, उस पात्र की दीवार से टकराते हैं और टकराने पर उसमें दाब उत्पन्न करते हैं, और जितना दाब उत्पन्न करते हैं कुल मिलाकर वो गैस का दाब कहलाता है। तो गैस का दाब उसके अणुओं का पात्र की दीवार पर किए गए प्रहारों का परिणाम होती है। अणु की गति पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य होता है। इसको समझें कि गैस के अणु जो कंटेनर के अंदर घूम रहे हैं उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव बिल्कुल नेग्लिजिबल स्मॉल होगा। यदि ये गुरुत्वाकर्षण बल होता, ग्रेविटेशनल फोर्स होता, तो गैस के अणु सारे के सारे किस में बैठ जाते? पेंदे में या उसके बॉटम में बैठ जाने चाहिए थे। तो ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट है वो गैस के अणुओं की गति पर नहीं लगता है या बहुत नगण्य प्रभाव होता है। गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परमताप के समानुपाती होती है। जितना गैस का परमताप ज़्यादा होगा उतनी ही गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। जितनी ज़्यादा टेम्परेचर उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उतनी गैस के अणु तेजी से गमन करेंगे। और 10वां है गैस का अणुगति सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से दाब आयतन के मध्य संबंध तथा गैसों के नियमों को प्रतिपादित करता है। यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हमने समझा क्या है, पढ़ा क्या और ये है किस लिए। देखो, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो आदर्श गैस की बात कर रहे हैं। ये जो हमने बॉयल का नियम पढ़ा, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो नियम, गैलुसैक का नियम, ये सब की सब, और उसके बाद हमने पढ़ा है गैसों का अणुगति सिद्धांत। ये सब बातें किन के लिए सही है? आदर्श गैसों के लिए सही है। ये जितने भी 10 जो हमने पोस्टुलेट्स बोले हैं कि गैस के अणुओं के मध्य किसी प्रकार का कोई आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल नहीं होता, गैस के अणुओं का आयतन पात्र की कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, गैस के अणुओं पर किसी प्रकार कोई गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता, ये जितनी भी बातें हमने बोली ये सब की सब किसके लिए है? आदर्श गैसों के लिए हैं, आइडियल गैस के लिए है। आदर्श व्यवहार से विचलन। अब यहाँ से देखो बात महत्वपूर्ण शुरुआत होती है, इसको गहराई से समझो। चैप्टर के पिछले भाग में हमने बॉयल का नियम सीखा था और बॉयल के नियम में हमने कहा था कि स्थिर ताप पर दाब और आयतन का गुणनफल सदैव स्थिर रहता है। यानी कि जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे आयतन कम होता चला जाता है। जिस अनुपात में दाब बढ़ाते हैं उसी अनुपात में आयतन कम होता चला जाता है। तो दाब और आयतन का गुणनफल सदैव स्थिर रहेगा। किसके लिए? आदर्श गैसों के लिए। और यदि ये वास्तविक गैसें होंगी तो इसका मतलब इनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन या फिर विचलन देखने को मिलेगा। आप नीचे वाले चित्र को ध्यान से देखिए, किस किस के बीच प्लॉट किया गया है? पीवी और पी के बीच, यानी कि दाब और आयतन का गुणनफल और दाब के बीच में यह ग्राफ खींचा गया है। आदर्श गैसों के लिए क्या होना चाहिए? आदर्श गैसों के लिए जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते चले जाएं, पीवी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पीवी का मान एक कांस्टेंट होना चाहिए और वो हमको दिखाई भी दे रहा है। आप देख रहे हैं पीवी का मान आदर्श गैसों के लिए एक हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है,
एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हो रही है जो ये दर्शाती है कि दाब बढ़ाने पर पीवी के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दाब बढ़ा रहे हैं वैसे उसी अनुपात में उसका आयतन कम होता चला जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं जितनी भी गैसों के बारे में हम जानते हैं वो वास्तविक गैस हैं, और वास्तविक गैसों के बारे में अगर आप देखें तो आपको दो तरह के विचलन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक वो गैसें हैं जिनमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ मीथेन का उदाहरण दिया हुआ है, जिनके पीवी के मान पहले कम हो रहे हैं। आप ध्यान से देखें, जैसे जैसे हम दाब बढ़ा रहे हैं पीवी का मान पहले कम हो रहा है, न्यूनतम तक पहुंच रहा है, और उसके बाद पीवी का मान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी प्रकार की वे गैसें हैं जिनमें उदाहरण लिया है हाइड्रोजन और हीलियम का, जिनमें दाब बढ़ाने पर, प्रेशर इंक्रीज करने पर पीवी का मान लगातार बढ़ता चला जाता है। तो वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार से दो प्रकार के विचलन दर्शाती हैं। पहला, इनमें जिनमें पीवी का मान पहले कम होता है, न्यूनतम तक पहुंचता है और उसके बाद लगातार बढ़ता चला जाता है। और दूसरी प्रकार की वे गैसें हैं जिनमें प्रेशर बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर पीवी का मान लगातार बढ़ता चला जाता है। पीवी तथा पी के मध्य एक आरेख सीधी रेखा केवल किसके लिए प्राप्त होती है? आदर्श गैसों के लिए प्राप्त होती है। अब यहाँ जो हमने आपसे पहले कहा था हम इस पर दोबारा चर्चा करेंगे, वो बात वापस आ रही है कि आखिर ये जो वास्तविक गैसें हैं ये आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों दर्शाती हैं। हमने ये कहा कि आदर्श गैसों के लिए तो एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, मिल भी रही है, लेकिन वास्तविक गैसों के लिए दो तरह के हमें परिवर्तन देखने को मिले। तो ये परिवर्तन क्यों मिले? पहले तो हमने देखा परिवर्तन है क्या, विचलन है क्या, और अब देखा विचलन के कारण क्या है। तो हमें याद करना पड़ेगा गैसों का अणुगति सिद्धांत। उस गैसों को अणुगति सिद्धांत में हमने क्या कहा था? तो आपने देखा कि वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार से दो प्रकार के विचलन दर्शा रही हैं। एक जिनमें पीवी का मान कम हो रहा है, न्यूनतम तक पहुंच रहा है और फिर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और दूसरे प्रकार की वे गैसें हैं जिनमें कि पीवी का मान लगातार बढ़ता चला जाता है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? इस भाग में हमने सीखा कि सबसे पहले गैलुसैक का नियम क्या है, फिर हमने सीखा आदर्श गैस समीकरण क्या, पीवी इक्वल टू एनआरटी। उसके बाद फिर हमने सीखा कि ये जो आदर्श गैसें हैं वो वास्तविक गैसों से किस प्रकार विचलन दर्शाती हैं, और गैसों के अणुगति सिद्धांत के बारे में हमने इसमें जाना। इसके अगले भाग में हम आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण के बारे में जानेंगे, वान डर वाल्स समीकरण के बारे में जानेंगे और द्रव की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।